हेलो क्लास। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीजी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स असाइनमेंट ऑफ जनवरी मंथ। जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट एंड 7.1 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो पहले गिवन है वो हम कॉपी कर लेते हैं। जो पहला गिवन है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन गिवन है 1.1 एंड अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है 7.1 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल एंड how much energy will be released in the process of forming an alpha particle as a result of न्यूट्रॉन फ्यूजन। अगर हम दो न्यूट्रॉन को फ्यूज करते हैं, ड्यूरिंग दिस फ्यूजन अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा और इसके साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल क्यू। हमें फाइंड करना है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इस एनर्जी का वैल्यू कितना है। ओके, हमारे पास गिवन है ड्यूट्रॉन का 1.1 एंड अल्फा पार्टिकल का 7.1। ये जो दोनों ही वैल्यू है ये गिवन है पर न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियस का। अब चेक करते हैं कि ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है। इट इज़ हाइड्रोजन 1 2 प्लस हाइड्रोजन 1 2 एंड सेकेंड इज अल्फा पार्टिकल का होता है हीलियम 2 4 प्लस a large amount of energy. The data is given as binding energy per nucleon। एक न्यूक्लियस का 1.1, हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, दो न्यूक्लियस एंड यहाँ भी है दो न्यूक्लियस। अगर एक न्यूक्लियस का है 1.1, दो का हो जाएगा 2 × 1.1, ये हो गया पहले वाला हाइड्रोजन का, प्लस अगेन सेकेंड केस में भी हमारे पास है दो न्यूक्लियस, 2 × 1.1। ओके, देन द आउटकम इज हीलियम एंड चेक करते हैं, हीलियम के पास है 4 न्यूक्लियस एंड इसके जो एक न्यूक्लियस का वैल्यू है वो है 7.1। इसका मतलब क्या होगा, 7.1 × 4 प्लस कैपिटल क्यू। अब यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो जाएंगे। 2 × 1.1 हो जाएगा 2.2 प्लस 2.2 और ये हो जाएगा 4.4। सिमिलरली 7.1 × 4 कितना हो जाएगा, 28.4 प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस होगा यह डिफरेंस शो करेगा द वैल्यू ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेते हैं। अगर 28.4 माइनस 4.4 करते हैं, आंसर आ जाएगा 24 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। एंड जो ये डिफरेंस निकल रहा है इन दोनों नंबर के बीच का, यह डिफरेंस शो करेगा द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रॉन। इट इज Q इज इक्वल टू 24 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही जो सेकंड पार्ट था कि विच न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। ऐसा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इन अल्फा पार्टिकल जो कि है 7.1। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अल्फा पार्टिकल इज मोर स्टेबल बिकॉज a nucleus is more stable when the value of binding energy is larger. Okay,
सो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। सो पहले चेक करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ डिवाइस, हम उसे डिवाइस मान सकते हैं जिसमें बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड ड्यूरिंग द फिजन एंड फ्यूजन एनर्जी के साथ साथ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर को कंटिन्यू वाटर का फ्लो चाहिए होता है जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही हमें नीड होता है हैवी वाटर का। सो द पर्पस ऑफ यूजिंग हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर is to cool the nuclear reactor to the room temperature. Okay, let's take question number 2, part A. Draw experimental circuit arrangement for pn junction diode in forward and reverse based condition. इसके बाद फिर draw the voltage current characteristic curve in forward and reverse based. So before starting this question, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। सो when a p-type semiconductor is joined with n-type semiconductor, then the formed arrangement is known as pn junction diode. इसका मतलब जब हम p-type सेमीकंडक्टर और n-type सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं, सो इनसे फॉर्म होता है एक p-type और pn जंक्शन डायोड। ओके, एंड जो लाइनिंग होता है, जिस लाइनिंग पे दो सेमीकंडक्टर जुड़ते हैं, उस लाइनिंग को नाम दिया जाता है जंक्शन, क्योंकि वहाँ पर दो सेमीकंडक्टर अटैच हो रहे हैं। इसके बाद चेक करते हैं व्हाट इज बेसिंग। सो द कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विथ बैटरी और विथ अ वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड बेसिंग। ओके, सो किसी भी वोल्टेज सोर्स से अगर हम जोड़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, सो दैट इज कॉल्ड बेसिंग, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, फॉरवर्ड बेस्ड एंड रिवर्स बेस्ड। सो सिंपली समझना है अगर व्हाट इज द फॉरवर्ड बेसिंग, सो ये समझ जाइए कि एक पीएन जंक्शन डायोड में दो सेमीकंडक्टर हैं, एक पी टाइप है एक एन टाइप। डायग्राम में हमें दिख रहा है कि रेड जो पार्ट है ये शो कर रहा है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, द डायग्राम ऑफ डायोड, दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। हम इसे कहेंगे द साइड पी, ओके, एंड दिस इज द साइड एन। सो अगर जो पी साइड है, अगर ये जुड़ा हुआ है हायर पोटेंशियल से, यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि ये प्लस से जुड़ा है या माइनस से जुड़ा है, हमें सिर्फ यहाँ पर कंपेयर करना है हायर एंड लोअर। अगर पी टाइप हायर पोटेंशियल से अटैच है, इसका मतलब ये होगा कि ये फॉरवर्ड बेस है, एंड अगर पी टाइप लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, देन इसका मतलब है कि ये होगा रिवर्स बेस। यहाँ पर हमें प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो पोटेंशियल है जिससे पी साइड जुड़ा हुआ है वो हायर है या फिर लोअर है। अगर पी हायर से जुड़ा है फॉरवर्ड, एंड अगर पी लोअर से जुड़ा है देन इट इज रिवर्स। ओके, बाकी डेफिनेशन आपको पीडीएफ में दिख रहा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, विच इज वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सो ये जो ग्राफ है यही शो करता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान देना, जिस साइड में जो ग्राफ है वो पॉजिटिव करंट एंड पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ मूव कर रहा है, इट इज फॉरवर्ड बेस्ड, एंड द अपोजिट विच पाथ में या फिर विच डायरेक्शन में जो ग्राफ है रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इट इज रिवर्स बेस्ड। ओके, सो इनिशियल कंडीशन में जब हमारा करंट एंड वोल्टेज दोनों इंक्रीज होते हैं, सो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इनिशियल में जब करंट एंड वोल्टेज दोनों इंक्रीज कर रहे थे, सो जिस वैल्यू से हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उस वैल्यू से करंट इंक्रीज नहीं कर रहा था। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो करंट है वो बहुत ही कम है, बट वोल्टेज एज कंपेयर टू द करंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बट जैसे ही हम पहुँचते हैं बैरियर पोटेंशियल पे, ओके,
बैरियर पोटेंशियल पे लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट। इसके बाद से हमें दिख रहा है कि जो करंट की वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज वैल्यू। एंड इसका उल्टा अगर हम मूव करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव करंट, और हम बोल सकते हैं कि जो करंट है वो डिक्रीजिंग में है एंड वोल्टेज जो है वो भी डिक्रीजिंग में है। सो यहाँ भी सेम दिखेगा कि जो करंट है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये जस्ट फॉलो कर रहा है द सेम पाथ। ओके, बट जैसे ही ये इस पॉइंट पे रीच करता है, ओके, इसे हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जैसे ही यहाँ पर ये रीच करता है, इसके बाद हमें दिखेगा कि तुरंत इस पॉइंट को टच करते ही जो करंट की वैल्यू है वो बहुत जल्दी से डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स बेस्ड. So the curve which shows the variation of current flowing through PN junction diode with voltage applied across it is called voltage current characteristics. ये भी होते दो टाइप से, फॉरवर्ड एंड रिवर्स. सो यहाँ पर चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं फॉरवर्ड बेस. इट इज़ द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट विथ फॉरवर्ड बेस वोल्टेज. ओके, जहाँ पर करंट एंड वोल्टेज दोनों फॉरवर्ड हैं या फिर पोटेंशियल जो उनका है वो पॉजिटिव है, वहाँ पर ड्रॉ होता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक. द नी वोल्टेज, इट इज़ दैट फॉरवर्ड बेस वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट इंक्रीज रैपिडली. जहाँ पर हम ड्रॉ किए थे बैरियर पोटेंशियल, इसका ही सेकेंड नाम है नी वोल्टेज. और इस पॉइंट के बाद ही जो करंट था वो बहुत तेज़ी से या रैपिडली इंक्रीज किया. सेकेंड इज रिवर्स. सो ये ग्राफ कहाँ पर होगा, जहाँ पर रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज फ्लो कर रहे हैं. एंड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इट इज़ द रिवर्स बेस वोल्टेज एट विच द करंट विल इंक्रीज एब्रप्टली. जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये होगा रिवर्स ब्रेकडाउन VBR. इसके बाद से हमें दिखेगा कि जो वैल्यू ऑफ करंट वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है. सो नी कहाँ होगा, जहाँ पर जो वोल्टेज है या फिर करंट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वहाँ पर होगा जिस पॉइंट से जो करंट है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व. देन इसके बाद एक एडिशनल क्वेश्चन था, हमें यह पता लगाना था कि जो डायग्राम गिवन है डायोड का, इट इज़ फॉरवर्ड और रिवर्स बेस. सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो डायग्राम का P साइड है, इट इज़ कनेक्टेड टू -10 एंड N साइड इज कनेक्टेड टू +7. सो इन दोनों में -10 है लोअर पोटेंशियल एंड +7 है हायर पोटेंशियल. सो जब भी P साइड कनेक्टेड होगा नेगेटिव या फिर लोअर पोटेंशियल से, इट मीन्स जो डायोड है वो हो जाएगा रिवर्स बेस. सो द गिवन डायग्राम इज रिवर्स बेस. Let's check question number 3. First part is what is logic gate. So a logic gate, it is a digital circuit that follows certain logical relationship between the input and output voltage. So ये हो जाएगा definition of a logic gate. इसके बाद हमारे पास दो डायग्राम गिवन है. सो चेक करते हैं कि पहला डायग्राम क्या है एंड इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा. सो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि दिस इज NAND गेट एंड दिस इज NOT गेट. ओके, सो डायग्राम में दो गेट हैं, पहला होगा NAND, सेकंड होगा NOT. यहाँ पर इनपुट जो होगा वो हो जाएगा A एंड B. अब सिर्फ पहले चेक करेंगे NAND गेट का आउटपुट को, इसे शो कर रहे हैं हम Y' से. तो चेक करते हैं, अगर हम 0 0 इनपुट करते हैं तो हमें पता है कि जो आंसर होगा वो 1 होता है क्योंकि ये NAND है. ठीक है, 0 1 में 1 होगा, 1 0 में 1 एंड 1 1 में 0. ये बेसिक फंक्शन है NAND गेट का. अब इसे मानेंगे इनपुट, Y' एक्ट करेगा एज अ इनपुट टू द NOT गेट. NOT का मतलब होता है रिवर्स, अगर 1 है तो 0 एंड 0 है तो 1. सो जहाँ पर भी 1 होगा वहाँ हम 0 पुट कर देंगे एंड जहाँ 0 होगा वहाँ पर 1. सेकेंड सर्किट इज, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दो गेट जो है वो NOT गेट है
एंड एक जो गेट है वो नैंड गेट है। सो नॉट का तो मतलब ही होता है रिवर्स करना। जैसे कि टेबल में चेक करते हैं, अगर हम 0 पुट करते हैं ए में सो ये हो जाएगा 1। ओके, अगर हम 0 पुट करते हैं बी में सो ये अगेन हो जाएगा 1, क्योंकि जस्ट उल्टा करना है उसका। सो ये डाटा हम जैसे ही जो भी ए में पुट करेंगे ए बार उसका अपोजिट शो करेगा। सिमिलर जो वैल्यू हम पुट करेंगे बी में, बी बार जस्ट अपोजिट उसका वैल्यू शो करेगा। सो लेट्स से कि ए बार एंड बी बार इज द इनपुट फॉर द नैंड गेट। अगेन अगर 1 1 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा आखिरी में 0। ओके, 1 0 का भी 1 आएगा, 0 1 का 1 आएगा एंड 0 0 का भी 1 आएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था फॉर नैंड गेट। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि हमें एम्पलीट्यूड को चेंज करना है, ये मॉडिफाई करना है। सो अगर हम इस एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करना चाहते हैं सो इसके लिए वी हैव टू इम्पोज द सिग्नल ओवर अ कैरियर वेव। अगर हम मैसेज सिग्नल को इम्पोज करते हैं ओवर अ कैरियर वेव सो इस प्रोसेस से जो एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का वो चेंज हो जाएगा। ओके, कुछ पॉइंट पे ये इंक्रीज हो जाएगा और कुछ पॉइंट पे ये डिक्रीज होता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब यहाँ समझते हैं ग्राफ से और डायग्राम से इसे। जो पहला वाला ग्राफ शो कर रहा है वो ये है मैसेज सिग्नल का। दिस इज द एक्चुअल मैसेज सिग्नल। ओके, ये जो ग्राफ है वो शो करेगा मैसेज सिग्नल का। सेकंड जो है वो है कैरियर सिग्नल या फिर कैरियर वेव का। अब जो यहाँ पर आपको रेड लाइन दिख रहा है 1 ओके 1 2 3 तीन जो रेड लाइन है ये समझ जाइए कि ये सेक्शन वाइज है। आप चेक करेंगे पहले रेड लाइन में जो ग्राफ है वो अप की तरफ है, सेकेंड में ये डाउन है, थर्ड में अगेन अप एंड फोर्थ में अगेन डाउन। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि जो पहला वाला है पहला स्टेज वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव में है, सेकेंड में नेगेटिव में। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम कैरियर सिग्नल पे। ये है कैरियर सिग्नल जो कि आपको जिगजैग के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है हर पॉइंट पे सेम है। ओके, सो हमें ये करना है, अगर हमें फॉर्म करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सो हमें ये करना है कि हमें कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल की तरह मॉड्यूलेट करना है। इट मीन्स जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पर कैरियर सिग्नल का भी जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है सो यहाँ पर स्टेज नंबर 1 में फर्स्ट में जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा अप एंड डाउन दिख रहे हैं। अब चेक करते हैं सेकंड स्टेज में, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम था सो आपको दिख रहा है कि सेकंड वाले में भी एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, जो हाइट है वो कम है। अगेन थर्ड में एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में है, यहाँ भी ज़्यादा है एंड अगेन फोर्थ में एम्पलीट्यूड नेगेटिव है सो यहाँ भी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीजिंग में है या फिर लेस है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। सो दिस इज द डायग्राम और ग्राफ जिससे हम मॉड्यूलेशन को समझ सकते हैं। एंड लेट्स से मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है इसे हम नाम देते हैं ए एम, इट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। एंड कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए सी। ओके, सो द नेक्स्ट part is what is the formula of modulation index. So modulation index, it is the ratio of amplitude of message signal to the amplitude of carrier wave. इसे शो करते हैं म्यू से। सो म्यू इज इक्वल टू ए एम विच शोज एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल एंड ए सी विच शोज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। ओके, सो इस रेशियो को ही हम डिफाइन करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। ओके, सो वर्किंग से पहले समझते हैं कि व्हाट इज NPN ट्रांजिस्टर। सो द ट्रांजिस्टर इन विच one p-type material is placed between two n-type material
इज़ नोन एज NPN ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है कि एक पी टाइप जो होता है वो प्लेस होता है दो एन टाइप सेमी कंडक्टर के बीच में। दिस इज नोन एज NPN टाइप ट्रांजिस्टर। So the circuit diagram given below represent the circuit of NPN transistor. Okay, this is the circuit diagram of NPN transistor. इसमें से ये लाइन शो कर रहे हैं एमिटर को, इट इज कलेक्टर, इट इज बेस। ओके, so the circuit diagram of NPN transistor is shown in the figure below. The collector and the base circuit is connected in reverse based। कलेक्टर एंड बेस, कलेक्टर मतलब ये वाला हो गया, रिवर्स बेस मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, सो रिवर्स का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर करंट फ्लो होगा वो होगा टूवर्ड्स द ट्रांजिस्टर, इसे हम बोलते हैं रिवर्स। एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो डायरेक्शन है करंट का फ्रॉम एमिटर, इट इज़ आउट ऑफ द ट्रांजिस्टर, सो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बेस। सो अगर करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड द ट्रांजिस्टर उसे हम कहते हैं रिवर्स, एंड अगर करंट फ्लो हो रहा है आउटवर्ड उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड। The collector is always connected to the positive supply and the base is negative supply for controlling the on-off state of transistor. So ये हो गया डायग्राम। अब चेक करते हैं वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। The emitter of NPN transistor is heavily doped. Okay, when the forward base is applied across the emitter, the majority charge carrier move towards the base. This causes the emitter current IE. The electron enter into the p-type material and combine with the holes. जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं पी टाइप में जहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, और ये जाकर वहाँ पर होल्स पे कंबाइन हो जाते हैं। होल्स का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, होल्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की या कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, उन्हें हम कहते हैं होल्स। द बेस ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर इज लाइटली डोप्ड ड्यू टू विच only a few electrons are combined and remaining constitutes the base current IB. सो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे टूवर्ड्स द पी टाइप, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए होल्स से, क्योंकि वहाँ पर होल्स का जो नंबर है वो बहुत ही कम था, इसलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए थे वही इलेक्ट्रॉन एमिटर से आउटवर्ड की तरह फ्लो होना शुरू किए, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, जो आउटवर्ड करंट निकल रहा है IE, ये उन इलेक्ट्रॉन से है जो वहाँ पर एक्सेस थे, जो कंबाइन नहीं हो पाए थे होल से। So this base current enter into the collector region. The reverse base potential of the collector region applies the high attractive force on the electron reaching collector junction, thus attract or collect the electron at the collector. The whole of the emitter current is entered into the base. Thus we can say that the emitter current is the sum of the collector and the base current. So this is the working of NPN ट्रांजिस्टर। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट इसमें गिवन है वो है एज ए न्यूमेरिकल। गिवन है कि इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट कीपिंग कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट व्हेन बेस करंट इज इंक्रीज्ड बाय 100 माइक्रो एम्पियर, द कलेक्टर करंट इंक्रीजेज बाय 2 मिली एम्पियर। फाइंड द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पर चेक करते हैं गिवन क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू पुट करना है हमें। सो जो पहला चीज़ यहाँ पर गिवन हमें दिख रहा है, बेस करंट इज़ इंक्रीज्ड, मतलब ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर हमें गिवन है चेंज इन बेस करंट विच इज़ डेल IB, और इसका वैल्यू गिवन है 100 माइक्रो एम्पियर। ओके, इस 100 माइक्रो एम्पियर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 एम्पियर। ओके, इसके बाद जो सेकंड टॉपिक या सेकंड पॉइंट हमें गिवन मिल रहा है वो है द करेंट कलेक्टर करेंट इंक्रीजेस। सो ये हो जाएगा IC, और ये इंक्रीज है मतलब डेल IC, ये गिवन है 2 मिली एम्पियर, या फिर इसे कह सकते हैं 2 × 10⁻³ एम्पियर।
ये दो चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे शुरू से ही बनाते हैं नीचे में। सो जो वैल्यू गिवन है वो दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो पहला चीज़ गिवन है वो क्या हमें गिवन है, इंक्रीज इन बेस करेंट। सो डेल आई बी ये गिवन है 100 माइक्रो एम्पियर। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, और इसे हम कह सकते हैं -4 एम्पियर। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ गिवन है वो है डेल आई सी 2 मिली एम्पियर विच इज़ 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। दो चीज़ हमें गिवन है, एंड वी नो दैट द एमिटर करंट इज इक्वल टू द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, क्योंकि यहाँ पर जो बेस करंट है और कलेक्टर करंट है ये दोनों इनपुट में है, एंड जो एमिटर करंट है वो है आउटपुट में। सो द करंट आउटपुट इज शुड बी इक्वल टू द इनपुट करंट। सो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ओके, इसके बाद वी नो दैट अच्छा हमें निकालना क्या है इसमें, क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम शो करते हैं बीटा से। ओके, लेट से बीटा ए सी, इसे शो करते हैं बीटा ए सी से। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इंक्रीज और चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन बेस करंट, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला वो कहाँ से है, कॉमन कलेक्टर से है, बाय टेकिंग कॉमन कलेक्टर। सो जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल आई सी इसका वैल्यू था 2 इंटू 10⁻³ वेयर एस डेल आई बी का वैल्यू था 10⁻⁻4। अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ प्लस 4, इट मीन्स 20। सो ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू, और हमें यही एक्चुअल में फाइंड करना था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।